नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल आपको कहां पर मिलेंगे शेयरों में कमाई के शानदार मौके। और आपके पसंदीदा शो में हम आपको अगले दिन के ट्रिगर्स तो बताएंगे, यानी वो खबरें जिनसे शेयरों में हलचल रहती है। इसके अलावा खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें रहेगा अगले दिन एक्शन। आप हमें अपने सवाल जरूर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9582226666 और साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपके कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ शो में होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी बाजार का हाल बताएंगे अरमान नाहर और कल के ट्रिगर्स हमें बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। लेकिन उससे पहले आज के बाजार का कारोबार कैसा रहा, जरा सबसे पहले आज की हलचल पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज रहा एक सरप्राइज डे बाजार के लिए, क्योंकि आज आरबीआई ने ब्याज दरों में कर दी बढ़ोतरी। वैसे मंगलवार की छुट्टी के बाद बुधवार को बाजार खुले तो हरे निशान में थे। वहीं दिन में कारोबार के दौरान एलआईसी का आईपीओ खुलने से भी निवेशक काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। लेकिन दोपहर बाद आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने से बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो गया और कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 1300 अंक गिरकर 55,669 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 400 अंक टूटकर 16,677 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 900 अंक टूटकर 5,264 के लेवल पर आज हुआ बंद। और आइए अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे निफ्टी 400 पॉइंट टूट गया। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त कमजोरी वाला एक्शन देखने को मिला। दुनिया भर के बाजारों से पिछले 2 दिनों के संकेत ठीक थे, हरे निशान में ही थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन अमेरिकी बाजार बंद मजबूती के साथ हुए और उसको देखकर लगा कि बाजार बड़े गैप से ऊपर खुलने को तैयार है और लगभग 100 पॉइंट का गैप एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिख भी रहा था और खुले भी बाजार मजबूत 17,100 के आसपास खुले टिके भी पहले आधे घंटे तक मजबूत थे, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे बाजार में बिकवाली का दौर शुरू होता दिखा। सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स धीमे धीमे कमज़ोर होते हुए दिखे और दोपहर के सत्र में जब ये खबर आई कि आरबीआई गवर्नर साहब 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, संबोधन देने वाले हैं, उसके बाद बाजार में गिरावट तेज होती हुई दिखी। 17,000 टूटा, 16,900 टूटा और बाजार बेहद कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। और जब गवर्नर साहब ने 2 बजे इस बात का ऐलान किया कि ब्याज दरें बढ़ी हैं, रेपो रेट और साथ ही सीआरआर में जो बढ़ोतरी की, उसके बाद बाजार ने सबसे अहम लेवल 16,800 को तोड़ा निफ्टी पर और 35,500 भी बैंक निफ्टी पर जाता रहा और दिन के निचले स्तरों की तरफ जाकर बाजार बंद होते हुए नजर आया, यानी कि प्रेशर पूरा बाजार पर बना। तो कहीं कहीं ग्लोबल संकेतों को नज़रअंदाज करके एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन एकदम लोएस्ट लेवल पर और एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम होने के बावजूद इन सारे पॉजिटिव संकेतों को नज़रअंदाज करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी आरबीआई की अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित पॉलिसी, जिसका अंदाजा दूर दूर तक नहीं था कि गवर्नर साहब मिड टर्म पॉलिसी लेकर आएंगे और उसमें ब्याज दरें तेजी से बढ़ाएंगे। और इसी झटके को बाजार सहन नहीं कर पाया और तेज़ गिरावट के साथ आज बाजार बंद होते हुए आपको नजर आए और गिरावट जो थी वो चौतरफा थी, कमज़ोर शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा, सारे सेक्टर लाल निशान में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेहद कमज़ोरी वाला सेशन आज बाजार में रहा। और आइए अब समझते हैं बाजार की हलचल को और ज्यादा डिटेल में। किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ है। अरमान, जरा बताइए आज पूरे दिन मार्केट ओपनिंग से लेकर मार्केट क्लोजिंग तक कहां पर सबसे ज्यादा हलचल नजर आई? मार्केट में अच्छा खासा दबाव देखा गया। इस दबाव का मुख्य कारण था जो आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट में रेट हाइक करा 40 बेसिस पॉइंट का, जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ आया और सभी जगह पैनिक देखा गया। अगर बात करें कि टॉप निफ्टी के लूजर्स कौन कौन से थे, उसमें आपको अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सारे स्टॉक में लगभग 4% से ज़्यादा का कट देखा गया। वहीं अगर आप टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें वर्धमान टेक्सटाइल, जोमेटो, आईएफबी इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट ऐसे स्टॉक रहे जिसमें 7% से ज़्यादा की कटौती देखी गई। अब
अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, उसमें वॉरॉक इंजीनियरिंग जो डील हुई थी, डील में अर्निंग्स कॉल हुई, अर्निंग्स कॉल में कुछ निकल के आया जो शायद मार्केट को पसंद नहीं आया, उसके कारण दबाव देखा गया। वहीं अलंबिक फार्मा, कॉस्मो फिल्म्स और ब्रिटानिया जो कि नतीजों के कारण फोकस में रहा, जो 3.5% बढ़कर बंद हुआ। वहीं अगर टॉप गेनर्स की बात करें उसके अलावा, तो टॉप गेनर्स में रेन इंडस्ट्रीज, होम फर्स्ट फाइनेंस, सोलर इंडस्ट्रीज और स्टार हेल्थ वो स्टॉक रहे जिनमें गेन्स देखा गया। वहीं अगर मैं निफ्टी गेनर्स की बात करूं तो उसमें उस सूची में आपको ओएनजीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक देखा जाएगा। हालांकि कुछ गेनर्स तो थे, बट जो सबसे बड़ा रीजन वही रहा जो हमारे आरबीआई गवर्नर ने जो रेट हाइक करा, उसके कारण मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर और पैनिक देखा गया, जिसके कारण मार्केट रेड में क्लोज हुए और अच्छे खासे रेड में क्लोज हुए। चलिए, तो बाजार का हाल हमने समझा। अरमान से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज एफआईआईज और डीआईआईज ने कितनी खरीदारियां बिकवा ली की। एफआईआईज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 3,288 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1,338 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज हमारे सामने आए हैं। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हैं। आज श्रीकांत जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका आज के शो में। बहुत ही एक्शन पैक्ड डे रहा, बहुत ही सरप्राइजिंग डे इनफैक्ट हम इसको कहेंगे। आरबीआई ने जो सरप्राइज हाइक किया और उसके बाद बाजार ने रिएक्ट भी किया और साथ ही देर रात यूएस फेड ब्याज दरों पर फैसला लेगा। ये इंपॉर्टेंट इवेंट जब आगे आने वाले समय में हम देखेंगे, बाजार पर आपकी क्या राय रहेगी अब? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, वैसे मार्केट में आज जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि गवर्नर साहब एक मीटिंग रखने वाले हैं, तभी थोड़ा मार्केट दबाव में आ गया था और उसके बाद लगातार वो दबाव बढ़ते गया और स्पेसिफिक अनाउंसमेंट के बाद तो मार्केट ने इम्पॉर्टेंट क्रूशल लेवल्स जो मार्केट के थे 16,800 उसे भी ब्रेक कर दिया। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है वो काफ़ी डिसिसिव है और आज हमें और भी एक इवेंट को फेस करना है। यूएस में जो फेड की मीटिंग है उसके आउटकम आएंगे और वहाँ पे भी उसकी जो कमेंट्री रहेगी वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 50 बेसिस पॉइंट तो मुझे लगता है कि मोर और लेस डिस्काउंटेड है, लेकिन अगर कमेंट्री में अगर कुछ और निकल के अगर आता है, अगर कुछ और ये लोग अगर स्टीप स्टेप्स लेते हैं, हार्श स्टेप्स अगर लेते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, तो फिर हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा और गिर सकता है। बट चूंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया है, 16,800 को तोड़ दिया है, तो जो नेक्स्ट लेवल्स आते हैं मार्केट में वो आते हैं 16,400 से लेकर 16,200 के। और हमें लगता है कि ये जो मार्केट कंडीशन है और जैसे कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो हमें लगता है कि शायद मार्केट एक बार 16,400 से लेकर 16,200 के लेवल्स को भी रिविजिट कर सकता है। ऊपरी अगर लेवल्स देखें तो हमें लगता है कि ऊपर में 16,800 अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और अगर उसके ऊपर भी अगर मार्केट शायद अगर रिबाउंड कर ले तो हमें लगता है कि 16,900 ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि अगर कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो 16,800 900 के रेंज में पोजीशंस को कम करें और आने वाले दिनों में हम निफ्टी को एक बार 16,400 से लेकर 16,200 के करीब बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल। और अब श्रीकांत जी, आपसे आपकी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पिक दोनों ही स्टॉक्स में आपकी राय जानेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों स्टॉक खरीदारी की तरफ के हैं और उसका रीजन यही है कि ये दोनों स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है और मीडियम टर्म की अगर बात करें तो मीडियम टर्म के बेसिस पे हमने चूज किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा को और इसका रीजन यही है कि ये स्टॉक में हमने एक स्पेक्टेकुलर रैली देखी थी। तकरीबन 1.5 महीने पहले ये स्टॉक 650 के करीब था, लगातार बढ़ते बढ़ते 900 के करीब आ चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो एग्री कमोडिटीज है या तो एग्री रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का फोकस बढ़ते जा रहा है। और अगर इसी फोकस को देखें और जैसे कि रूरल की इनकम जो है वो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में और बढ़ने वाली है, साथ ही साथ मॉनसून के भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, तो हमें लगता है कि जो ट्रैक्टर से रिलेटेड है, जो एग्री से रिलेटेड है और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्ले बन के आ रहा है, जिसके इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल्स या सीवी साइकिल्स में भी काफ़ी अच्छा एक रिबाउंड हमें देखने मिला है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को हम लॉन्ग करने की यहाँ पे एक रिकमेंडेशन रख रहे हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 980 से लेकर 1000 के लेवल्स दिखा सकता है और ये जो मार्केट में करेक्शन आ रहा है
उसमें एक खरीदारी का अच्छा मौका भी हमारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। तो करंट लेवल से खरीदे 860-70 तक भी खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 850 रुपए का और टारगेट्स रखे 980 से लेकर 1000 के। ये एक मीडियम टर्म के बेसिस पे खरीदारी की राय है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्वाति जी हमें लगता है कि यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए डिफेंसिव सेक्टर पे, यानी कि जो सेक्टर यहाँ पे इस मार्केट में काफी डिफेंसिवली प्ले कर सकता है और जो फंडामेंटली भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुका है। हमें लगता है टेक्नोलॉजी पे फोकस करना चाहिए और वहां पे इन्फोसिस टेक्नोलॉजी को अगर फोकस करते हैं तो ये काफी अच्छा एक मौका हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये स्टॉक तकरीबन 1800-1900 के करीब ट्रेड कर रहा था, वहां से लगातार गिरते गिरते 1550 के करीब आ चुका है। टेक्निकली अगर देखें तो इसकी जो रिट्रेसमेंट रेशियो है वो बता रहे हैं कि 1450 से लेकर 1500 के करीब इस स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है और इसी रेंज में मुझे लगता है कि यानी कि 1550 से लेकर 1450 के रेंज में इसे खरीद के चले, 1350 का स्टॉप लॉस रखें। फंडामेंटली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1900 के लेवल्स दिखा सकता है और टेक्निकली भी हमें लगता है कि अगर इसमें रिबाउंड अगर बनता है तो वापस ये अपने मल्टीपल लेवल्स को छू सकता है। तो आने वाले 6 से 12 महीने के लिए अगर किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो हमें लगता है कि इन्फोसिस एक बेहतरीन खरीदारी का विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म में इन्फोसिस और मीडियम टर्म में एमएनएम में खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की। आइए अब स्टॉक्स पर कर लेते हैं चर्चा और पहला स्टॉक है टाटा कंज्यूमर का, जिसके नतीजे भी आए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है 4 गुना बढ़कर 220 करोड़ रुपए हो गया है। आमदनी पर भी नजर डालें तो बढ़कर 3175 करोड़ रुपए हो गई है। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर में श्रीकांत जी क्या करना चाहिए? तो देखिए टाटा कंज्यूमर वैसे काफी चल चुका है, 600 रुपए के करीब था, वहां से बढ़ते बढ़ते लगातार वो 850 के करीब आ चुका है और इसमें टाटा कॉफी के साथ जो मर्जर भी अनाउंस हुआ है उसके बाद इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी। बट हमें लगता है कि एक बार 850 के करीब इस स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स है और अगर वो प्रॉफिट में अगर है तो बिल्कुल इस लेवल पे मुनाफा वसूला जा सकता है। बट अगर इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग अगर इसी लेवल्स की है तो हमें लगता है कि पोजीशंस को होल्ड करें और आने वाले दिनों में अगर कोई भी करेक्शन अगर मिलता है तो इसमें एवरेज करके चले, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1000 के लेवल्स को छुएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे बिल्कुल इसे होल्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को होल्ड करने की सलाह श्रीकांत जी की। दूसरा शेयर हैवेल्स का है। बाजार बंद होने के बाद नतीजा है हैवेल्स के कंपनी का मुनाफा 302 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ रुपए हुआ, मगर बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ है और ये 3331 करोड़ से बढ़कर हो गई है 4417 करोड़, यानी कंपनी के मार्जिन पर हल्का दबाव है। तो मैं आपसे हैवेल्स पर राय लेना चाहूंगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मुझे लगता है कि ये स्टॉक वैसे काफी दिनों के बाद एक एक्शन में आया था, लेकिन वापस एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने मिली है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त इसी रेंज में निकाल सकता है। तो करंट लेवल से अगर इसमें अगर एग्जिट करते हैं तो भी चल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफी चल चुका है। 1250 के करीब इसमें जो भी अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मुनाफा होता होगा तो उसे वसूले और हमें लगता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करके चलते हैं तो आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में हम उसमें काफी अच्छा मुनाफा देख सकते हैं या अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो करंट लेवल से हैवेल्स में प्रॉफिट बुक कर लें। करंट लेवल्स पर हैवेल्स में प्रॉफिट बुक यानी बेचने की यहां पर सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। आगे बढ़ते हैं। प्रमोद शर्मा हिसार से हमें सवाल पूछ रहे हैं। 150 शेयर उनके पास है चोलामंडलम इन्वेस्ट के और 150 शेयर की खरीद है इनकी 250 की। तो अब चोलामंडलम इन्वेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी रखी है? तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर चोलामंडलम होल्डिंग की अगर ये बात कर रहे हैं तो करंट लेवल्स जो इसके हैं वो 620 के करीब के हैं और हमें लगता है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो या चोलामंडलम फाइनेंस हो, ये पूरे ग्रुप में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन है और हमेशा एक इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने इसे रिकमेंड किया भी है। हमें लगता है कि करंट लेवल से इसे होल्ड करके चले। आने वाले कुछ महीनों में हमें लगता है कि इसमें कम से कम 20 से 25% की अपसाइड की गुंजाइश है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे होल्ड करके चलें। करंट लेवल पर चोला इन्वेस्ट को होल्ड करने की सलाह श्रीकांत जी की। दिल्ली से रवि भार्गव पूछ रहे हैं डाबर इंडिया के बारे में। 80 शेयर डाबर इंडिया के हैं, खरीद है 620 की। क्या रखे स्ट्रैटेजी डाबर इंडिया पे? तो देखिए मुझे लगता है कि डाबर इंडिया या मैरिको या जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वहां पे हमें लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन का जो
एक खतरा बना हुआ है वो मुझे लगता है कि और भी परसिस्ट करेगा कुछ दिनों तक, और ये सभी जितने भी स्टॉक्स हैं एफएमसीजी से रिलेटेड वो एक प्रेशर में रहेंगे। और हमें लगता है कि अगर यहाँ से अगर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू लेना है तो मुझे लगता है कि डाबर इंडिया में से एग्जिट करके जो नए एफएमसीजी स्टॉक्स है, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी अगर स्टॉक है तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली हमें लगता है कि इंडियन होटल्स जो तकरीबन 250-260 के करीब ट्रेड कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करके चले। तो करंट लेवल से आप डाबर में से स्विच कर लीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स आप इंडियन होटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो डाबर से निकलने की सलाह और इंडियन होटल्स में एंट्री की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान। अब कल के बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स होने वाले हैं? हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, बताइए कौन से मेन इवेंट्स होने वाले हैं अब कल? देखिए, सबसे पहले आज शाम को जो है यूएस फेड का जो है ब्याज दरों पर फैसला आ सकता है। इसके अलावा कल के इवेंट्स की बात की जाए तो नतीजे देखिए पूरे जोर पर चल रहे हैं। एफएनओ स्पेस में ढेर सारी कंपनीज है, एक एक करके आपके नाम सामने रखता हूँ। चोला इन्वेस्टमेंट्स है, साथ में डाबर है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन, इंडस टावर, इंटेलेक्ट डिजाइन अरेना, मेरिको, टीवीएस मोटर्स और वोल्टास, ये दिग्गज कुछ एफएनओ स्पेस की कंपनीज हैं जो नतीजे जारी करेंगे। साथ में जो कैश मार्केट के जो स्टॉक्स हैं इनमें भी देखें तो बहुत सारे नाम हैं जिनके रिजल्ट्स कल आते हुए नजर आएंगे। कुछ स्टॉक प्राइसेस में एडजस्टमेंट भी होगा। कोलगेट पामोलिव यहाँ पर देखिए 21 रुपये का जो डिविडेंड है वो एडजस्ट होगा। साथ में शारदा मिनरल्स एंड एनर्जी जो कंपनी है इसमें भी 7.5 रुपये का जो डिविडेंड एडजस्टमेंट है वो आपको कल स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो जापान और साउथ कोरिया के जो बाजार है वो बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ पर चिल्ड्रंस डे के मौके पर जो है बाजारों में छुट्टी है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो पॉलिसी है उसका फैसला देखने को मिलेगा। तो यूके के बाजारों पर भी जो है कड़ी नज़र हमारी बनी रहेगी। इसके अलावा शुक्रवार के जो साथ में इवेंट्स हैं वहाँ पर फोकस किया जाए तो एफएनओ स्पेस में देखिए कैनरा बैंक है, फेडरल बैंक है, टाटा पावर है, इनके रिजल्ट आएंगे। कैश स्पेस में लंबी लिस्ट है। साथ में शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, यहाँ पर बायबैक जो शेयर्स का है इसकी रिकॉर्ड डेट भी है तो यहाँ पर भी आपको फोकस रखना होगा। और वेदांता में जो इंटरिम डिविडेंड की घोषणा होती है 31.5 रुपये की, उसका एक एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में ग्लोबल मार्केट्स में खासतौर पर यूएस मार्केट्स पर फोकस रखेगा क्योंकि अप्रैल महीने के जो जॉब्स डेटा है वो यूएस के बाजार में आते हुए नजर आएंगे। तो उसके चलते देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में कैसा एक्शन देखने को मिलता है। अब कल के बाजार पर क्या रखनी चाहिए खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं? जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक और संकेतों में अमेरिका में आज रात फेड की अहम बैठक है। किस तरह का एक्शन फेड लेता है, किस तरह की कमेंट्री वहां पर आती है और उसके बाद अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन क्या होता है, ये बेहद अहम होगा। डाउ फ्यूचर्स लगभग 135 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सुबह से अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत दिखा रहे हैं फ्यूचर्स पर। अच्छा सेशन लगातार तीसरे दिन होने की उम्मीद तो है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर सकते आप क्योंकि आजकल अमेरिका में हो यही रहा है। दिन के दौरान बड़ा उतार चढ़ाव और फाइनली क्लोजिंग कुछ और ही होती हुई नजर आती है। तो देखते हैं अमेरिका में बड़े दिन जब आज फेड की बैठक का भी फैसला आना है ब्याज दरों को लेकर क्या कुछ होता है। कल हम उसी के दम पर खुलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो ग्लोबली आएगा। लोकल ट्रिगर्स का जहां तक सवाल है, देखते हैं कि आज आरबीआई गवर्नर के ब्याज दरें बढ़ाने के फैसले के बाद एफआईज की तरफ से किस तरह के आंकड़े आए। लेकिन एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन लगभग लोएस्ट लेवल के आसपास आती दिख रही है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने के संकेत दिखा रहे हैं। तो अगर अमेरिकी बाजारों ने संकेत अच्छे दे दिए तो कल एक शॉर्ट कवरिंग का मामला वीकली एक्सपायरी के दिन जरूर बनेगा। अगला अहम सपोर्ट जो निफ्टी पर दिखेगा वो 16,400 से 16,500 की रेंज में रहेगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 16,800 से 16,950 की रेंज वो होगी जहां पर जाकर बाजार रुकते अटकते हुए आपको नजर आएंगे। बड़ी रेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज का बड़ा मूव है। कल हमें अमेरिका के फेड के फैसले पर भी रिएक्शन देना है तो थोड़ा बड़ा मूव, बड़ी रेंज देना जरूरी है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000 आखिरी उम्मीद है। 35,000 के नीचे ट्रेड करने के बाद नीचे की रिस्क बड़ी खुल जाती है और अब वापस से 36,000 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो ही मजबूती का संकेत आता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल्स पर आपको कल के लिए रखनी है नजर। कल का सेशन बेहद क्रूशियल, बेहद अहम, मेक या ब्रेक वाला। और आइए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत है। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखें? बिल्कुल, देखिए बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और निफ्टी ने
इमीडिएट 16,888 के सपोर्ट तोड़ के नीचे में 16,600 की तरफ फिसलता हुआ नजर आया। बट आज जो यूएस फेड की मीटिंग है और उसके हिसाब से जो नतीजे आएंगे बाजार का रुख तय करेंगे। बट ये तो पता है कि एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू है, एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो लगातार फिसल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। और इस मार्केट में जहाँ वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ओवरसोल्ड टेरिटरी भी है, तो बाई और सेल दोनों चल रहेंगे। पोजीशन लाइट रखे बट ऑप्शन के साथ ट्रेड करें। तो पहला ट्रेड रहेगा पावर ग्रिड। आप देखो कि आज मार्केट की गिरावट के बावजूद भी इस काउंटर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिसेंट हाइस पे चल रहा है, लोन के बिल्टअप के साथ में यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम भी देखे जा रहे हैं। तो इस काउंटर में काफी स्ट्रेंथ है, इसलिए 240 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 5 रुपए के आसपास ये कॉल ले, 2 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल आपको ऊपर में डबल होती हुई यानी 9 से 10 रुपए तक के टारगेट दिखा सकती है। वहीं दूसरा ट्रेड डिक्सन टेक्नोलॉजी में रहेगा। आप देखो कि मिड केप और साइडलाइन काउंटर में काफी बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो डिक्सन में यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न बना है और ब्रेकडाउन हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है 5 से 6% के डाउन साइड बनने चाहिए। तो 3,800 की डिक्सन की एट द मनी की पुट लेने की सलाह रखेंगे। लगभग 165-169 के आसपास इसको लें। 129 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आपको 240 तक के टारगेट हासिल होते हुए नजर आने चाहिए। बहुत धन्यवाद चंदन जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। और अब श्रीकांत जी आपसे जानेंगे, कल के लिए किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी आपकी तरफ से? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है। तो हमें कुछ शॉर्ट के कॉल्स अगर मिलते हैं या तो शॉर्ट की स्ट्रैटेजी अगर मिलती है तो वहां पे हमें फोकस करना है, वहां पे हमें ट्रेड लेना है। हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट इसे शॉर्ट करके चलना है, क्योंकि हमें लगता है कि पूरी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद थोड़ी और प्रेशर में आ सकती है। ऑलरेडी क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री अच्छी खासी एक प्रेशर में है। और अगर कुछ एक स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, तो करंट लेवल से अल्ट्राटेक सीमेंट को शॉर्ट करके चले। 6,300 से लेकर 6,250 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 6,600 रुपए का। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को शॉर्ट करके चले। अल्ट्राटेक सीमेंट शॉर्ट टर्म के तौर पर बेचने का सुझाव दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।